स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं हम यूजीसी नेट के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये तो बेसिक हो गया। फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और फ्री कंटेंट से आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और यूजीसी नेट पेपर 1 में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो बेस्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए कि जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, या उनके लिए कि जो यही सोचते हैं कि पेड कोर्स से ही हो पाएगा। सबसे पहले हम इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं और इसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट एक एग्जाम है एलिजिबिलिटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या एडमिशन टू पीजीटी के लिए। पीजीटी में एडमिशन लेना है उसके लिए है। तो कौन इसके लिए एलिजिबल होता है? तो मास्टर होना चाहिए, तो फाइनल हो चुका हो या तो फाइनल ईयर में हो। कुछ लोग फर्स्ट ईयर में भी देते हैं, लेकिन फाइनल ईयर है तो ज़्यादा ठीक है। फाइनल से फाइनल ईयर में एग्जाम सभी के लिए है। यहीं साइंस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड के लिए नहीं है। मेडिकल के लिए दिसंबर 2024 में कोर्स ऐड हुआ है आयुर्वेदिक कुछ करके, नहीं तो इन लोगों के लिए केवल ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, आर्ट के लिए है और कॉमर्स के लिए है। इंजीनियरिंग वाले गेट देते हैं और बीएससी एमएससी जो करके आता है वो सीएसआईआर नेट देता है। तो ये केवल ह्यूमैनिटीज़, आर्ट और कॉमर्स और इंटरडिसिप्लिनरी के लिए ही है। पैटर्न इसका समझ लेते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दो पार्ट में रहेंगे। एक है 50 क्वेश्चन का एक पेपर 1 होगा, जनरल पेपर होगा जो सभी सब्जेक्ट के लिए समान होगा, और दूसरा होगा सब्जेक्ट के नॉलेज के ऊपर, या आपका जो सब्जेक्ट मास्टर्स में रहा हो या आपका एलाइड रहा हो तो उसके ऊपर होगा। तो पूरा इसके लिए समय मिलेंगे आपको 3 घंटे, जो कि काफ़ी समय मिल रहे हैं। 3 घंटे मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के होंगे। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। ये रिटेन फॉर्म में नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का होता है। और मार्किंग स्कीम ये है कि 2 मार्क्स अगर आपके कोई आंसर सही होता है तो हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव तो है नहीं, तो आपको पूरा अटैम्प्ट करना है। इसके फॉर्म एक ईयर में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, जो जून में और दिसंबर में एग्जाम होता है। और जब ये जून और दिसंबर का एग्जाम होगा तो उसके 1 डेढ़ से 2 महीने पहले फॉर्म आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, क्या अलग अलग एग्जाम होता है इनके लिए? पीएचडी ओनली क्या होता है, तीसरी कैटेगरी आ गई है जो। तो अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, एक ही एग्जाम होता है। उसी एग्जाम में जो टॉप 0.5% लोग हैं, जितने लोग एग्जाम देंगे, अगर 200 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एक लोग उसमें से उसको देंगे जेआरएफ, और 6 से 7% को नेट दिया जाता है। यानी 200 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एक लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे, 6 से 7% यानी कि 12 से 14 लोग नेट के लिए क्वालिफाई होंगे, और 10 से 15% को पीएचडी ओनली देते हैं। तो 10 से 15 यानी कि 200 लोगों में से 20 से 30% पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई होंगे। और जो जेआरएफ रहेगा उसके पास तीनों कैटेगरी आ जाएगी। वो एडमिशन भी ले सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी है, और वो फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल है। अब इनकी वैलिडिटी देखते हैं तो जेआरएफ की 3 साल है। जिस डेट पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस डेट से लेकर 3 साल तक आपका जेआरएफ वैलिड रहता है। जो नेट होता है उससे उसके बेस पे आप 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन देने के लिए एलिजिबल हैं। 1 साल के बाद आपको फिर से नेट देना होगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम एलिजिबल हैं। जेआरएफ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल हैं। और जो पीएचडी ओनली होता है वो केवल 1 साल के लिए ही एलिजिबल है, लेकिन वो एडमिशन के लिए ही है केवल। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो कंपटीशन इतना है कि वहाँ पे नहीं हो पाता, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी ओनली काफ़ी अच्छा है। आप इस चार्ट के माध्यम से भी ये समझ सकते हैं। क्या इस एग्जाम में रिजर्वेशन होता है? हाँ, होता है इसमें रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल अलग से जेंडर बेस पे रिजर्वेशन नहीं होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में पीएच के लिए रिजर्वेशन होता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसमें जेंडर बेस पे भी रिजर्वेशन जरूरी है। इसकी फीस होती है 1200 रुपये। काफ़ी बढ़ सकती है। एनटीए एग्जाम लेता है, एनटीए तो काफ़ी महंगे फीस के लिए जाना जाता है, गलत क्वेश्चन के भी वो पैसे लेता है। और इसकी प्रिपरेशन किसको करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है कि इसकी प्रिपरेशन कौन करे? जो भी मास्टर में है या मास्टर कर चुका है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन उसे ही करनी चाहिए जो रिसर्च में, या जिसको पीएचडी करना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या एकेडमिक में जाना है। एकेडमिक जिसका वही मतलब इसके करे। और इसके अलावा जो लोग हैं वो बैकअप में करके कर सकते हैं। प्राइमरी गोल इसे ना बना, बैकअप में रख सकते हैं। एकेडमिक वाले से प्राइमरी रख सकते हैं। पूछना है कि क्या मेरा सब्जेक्ट होगा? मैंने तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट से किया है मास्टर की, कोई जानता भी नहीं है कि उस सब्जेक्ट है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बहुत से लोग जानते भी नहीं है इसको। तो इस सब्जेक्ट से होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। 80+ सब्जेक्ट से होता है। और अगर आपका सब्जेक्ट उसमें मेंशन नहीं है, अगर आप उस सब्जेक्ट से किए हैं, वैसे तो इतनी ज़्यादा लिस्ट है सब्जेक्ट की कि आपका सब्जेक्ट उनमें से कोई ना कोई होगा ही, लेकिन आप ऐसे सब्जेक्ट से किए हैं जो यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होता है, और ह्यूमैनिटीज़ से है, या आर्ट्स से है, या कॉमर्स से है, तो आप एलाइड सब्जेक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होता है एग्जाम का? तो लैंग्वेज होता है इंग्लिश और हिंदी। आपको किसी भी ऑनलाइन एग्जाम से शुरू होने से पहले डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करने को आता है, तो उसी लैंग्वेज में होता है। बाद में अपना आप चेंज कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलरली चेंज कर सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे एक से अधिक सब्जेक्ट में दे सकते हैं कि नहीं इसको? एक साइकिल में केवल एक ही सब्जेक्ट से दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का हिस्ट्री है तो आर्कियोलॉजी से दे सकते हैं कि नहीं, इंडियन कल्चर से दे सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स है तो मैनेजमेंट से दे सकते हैं कि नहीं। तो एक साथ तो नहीं दे सकते, अलग अलग साइकिल में दे सकते हैं। कॉमर्स से अगर जून में दे दिए तो दिसंबर में आप मैनेजमेंट से दे सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए पेड बैच लेना जरूरी है, और डेली कितना पढ़ना होगा? सबसे पहले बता दें कि इसके लिए कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये तो पढ़ना तो आपको खुद से ही है, और आप पेड ले लेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी तो होना है नहीं। तो पढ़ना तो आपको खुद से है। और मैंने खुद फ्री लेक्चर से क्वालिफाई किया है। फ्री इसलिए लेक्चर नहीं, ज़्यादातर मैंने बुक्स पे ही रिलाई किया है, लेकिन ये फ्री से भी हो जाएगा। और इतने कंटेंट है आजकल, इतने यूट्यूब चैनल है, इतने टेलीग्राम चैनल है, इतने कंटेंट है कि फ्री को ही हम लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं तो फ्री एनफ है इसके लिए।
और डेली कितना पढ़ना है तो डेली आपसे जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन लास्ट के 1 मंथ आपको फुल देना है, कम से कम 10 घंटे तो देना ही है, अगर आपके प्राइमरी है तो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फ्री में अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, कौन देगा ये सब, फ्री में कुछ भी दे देते हैं। हाँ, सच है कि जो फ्री में कंटेंट सिस्टमैटिक नहीं मिलते हैं, उन्हें खोजना पड़ता है, फ़िल्टर आउट करना पड़ता है, अच्छे जो हमारे रेलेवेंट कंटेंट है उनको इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन ये भी है कि अगर खुद से हम लोग करें तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, और फीस भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग खुद से मेहनत करके रिसर्च आपको करना है ना, रिसर्च तो आपको खुद से ही करना होगा आगे जाके। तो आप इसमें भी अगर फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। और कोचिंग वालों का तो बिज़नेस ही है, तो पेड कोचिंग वाले भी मतलब इतना लिमिटेड कंटेंट देते हैं कि आप अगर वो फ्री में ही सब कुछ दे देंगे तो आप उनका बैच कौन लेगा? तो इसलिए वो भी लिमिटेड देते हैं, इसलिए मिल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम बहुत चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो अगर नहीं मिल रही हैं तो हम ये टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि जॉब तो मिल नहीं रही है लोगों को, तो उसकी जगह पे लोग सोचते हैं कि डिग्री करके फिर उसे ले ले। तो कुछ लोग मतलब क्वेश्चन होता है कि गरीब परिवार से कंडीशन ठीक नहीं है, इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं? तो अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो इसको पार्ट टाइम में ही रखना चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम तुरंत आपको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है आप क्वालीफाई करेंगे और फिर एडमिशन लेंगे तब जाके आपको कुछ समय के लिए रिसर्च वर्क के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो तुरंत तो ये दे नहीं पाएगा, जेआरएफ क्वालीफाई होना फिर उसके बाद एडमिशन मिलना, तो तुरंत तो नहीं दे पाएगा। इसको फुल टाइम में, और आपका जब मोटो भी है पैसा कमाना, तो इसमें तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप इसको पार्ट टाइम में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप फुल टाइम ऐसे मतलब एग्जाम को दीजिए, बड़े एग्जाम होंगे जो आप तुरंत पैसे दे दें। नहीं तो बैकअप इसको ले सकते हैं बिल्कुल। इसको फुल टाइम वही रखिए जिसमें रिसर्च को लेकर मोटिवेशन है, क्योंकि रिसर्च पीएचडी करना मतलब बाकी कोर्स करने की अपेक्षा थोड़ा हेक्टिक होता है। अगर पार्ट टाइम में अगर आप इसे रख कर तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालीफाई हो गया तो आप इसे फाइनेंशियल के लिए कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। फिर द क्वेश्चन ये होता है कि कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या इसका कोई एज फाउंडेशन है? तो अनलिमिटेड है, कितनी बार दे सकते हैं। नेट के लिए कितनी बार दे सकते हैं, जेआरएफ के लिए आपको एज फाउंडेशन है। 30 साल से ज़्यादा बड़े आप नहीं होने चाहिए। 30 साल के पहले आप कितनी भी बार दे सकते हैं जेआरएफ के लिए, कितनी भी बार क्वालीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। लेकिन 30 ईयर्स से अगर आप एबव हैं तो आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल नेट के लिए एलिजिबल है। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो मास्टर्स में केवल एडमिशन ले लेते हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाकी तैयारी करते रहते हैं, जिससे उनका सब्जेक्ट वीक हो जाता है। तो उनको डाउट आता है कि मेरा कैसे फ्री में हो पाएगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमको तो पेड देना ही होगा, पेड बैच बिना पैसे दिए तो होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, क्योंकि उतना भी एक ही सब्जेक्ट रहता है, अगर आप खुद से मेहनत कर लें तो इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। अब मेरा भी ग्रेजुएशन में और पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्वालीफाई कर लिया बिना, तब अपने सेमेस्टर के साथ ही क्वालीफाई कर लिया। तो इसके लिए मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी नहीं हुआ था, सेकंड में जेआरएफ का था, और मैंने 3 बार दिया। जेआरएफ के बाद मैंने एक बार आर्कियोलॉजी से दिया है जून 2025 में, जिसमें मेरा आर्कियोलॉजी में भी नेट है, तो आप इसे क्वालीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि अदर एग्जाम के साथ किसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जॉब के लिए, सिक्योरिटी के लिए पहले प्रिपरेशन करना चाहेंगे, जो सिक्योर जॉब के लिए करना चाहेंगे, इसके साथ अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है इसके साथ। अगर आप 2 अटेम्प्ट इसके लिए रखिए, एक अटेम्प्ट में मत कोशिश करिए किसी में हो जाएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 अटेम्प्ट आप मान के चलिए। आपका जो बैकअप एग्जाम है ये यूजीसी नेट है, और आपका मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम पे आप फोकस करिए, हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसको 2 घंटे आप दीजिए डेली, 2 घंटे दीजिए। लेकिन जब एग्जाम आ जाए इसका, जब 1 से 1.5 महीना बचा हो तो आप इसको फुल टाइम दीजिए, तो आप अदर एग्जाम के साथ भी इसको कर सकते हैं। अब एक समस्या आती है कि दोनों एग्जाम अगर एक साथ होता है, तो प्राइमरी एग्जाम और सेकेंडरी एग्जाम मतलब ये वाला दोनों एक साथ हो, तो आपको प्राइमरी पे ही फोकस करना है, इसमें नहीं, क्योंकि ये 6 महीने पे हो जाता है, ये 6 महीने पे एग्जाम होगा। और कोई आप मान लीजिए एसएससी का एग्जाम है आपका, और एसएससी का एग्जाम साल में एक बार होगा, और कंपटीशन एसएससी में तो बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन एसएससी का एग्जाम साल में एक बार होगा, यूजीसी नेट साल में 2 बार होगा। तो आपको सबसे पहले मेन एग्जाम को देखना है। अगर दोनों एक साथ हैं तो एसएससी अपने अपने मेन एग्जाम को टारगेट करिए, और दोनों एक साथ हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। 3 एग्जाम आप नहीं कर सकते, जैसे एसएससी भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, फिर अदर एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुश्किल थोड़ा होगा। 2 एग्जाम मतलब एक मेन एग्जाम के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिगिनर के सामने कि इसका सोर्स क्या रहेगा, ऐसे ही कोई हवा में तैयारी तो करेगा नहीं, पेड बैच लेना नहीं है, मैंने मना कर दिया है, तैयारी कैसे करें फिर? सबसे मेजर सोर्स है पीवाईक्यू तो nta.nic.in पे पीवाईक्यू और उसके आंसर की तो वैसे भी अपलोड रहते हैं, लेकिन और भी कई पब्लिकेशन के यूथ हो गया और ट्रूमेन हो गया, ये लोग भी अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करा के डाले रहते हैं। तो पीवाईक्यू आपको करना जरूरी है इसके लिए, यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, 60 से 70% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू तो करना ही करना है। पेपर, लेकिन ये भी डाउट आता है कि पेपर 1 के लिए कितना साल का पीवाईक्यू करें। कुछ लोग कहते हैं 10 साल का पीवाईक्यू करें, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये हर एग्जाम 5 से 10 शिफ्ट में होता है, हर साइकिल में 5 से 10 शिफ्ट में होता है, तो हर शिफ्ट में पेपर 1 सेम ही रहना है, तो 10-12 तो एक ही साइकिल में हो जाएगा, 20-30 भी एक साइकिल में ज़्यादा भी जा सकता है। यानी इस बार 10 शिफ्ट में एग्जाम हो, यानी 10 शिफ्ट के पेपर 1 के हो गए एक ही साइकिल में। अगर हम 2 साल का कर लें तो 50 शिफ्ट के लगभग हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेपर 1 में केवल ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, केवल 2 साल या 3 साल अगर इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद जितना हो सके उतना करिए, कम से कम 2 साल तो करना है। लेकिन पेपर 1 तो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो उसके लिए 10 साल का पीवाईक्यू करना है, 10 साल का पीवाईक्यू। इसके लिए मॉक लेने की जरूरत है कि नहीं? मॉक उसमें लेते हैं जिसमें टाइम मैनेज करना होता है, इसमें 180 मिनट 150 क्वेश्चन,
तो इसमें टाइम आपके पास भरपूर है। और मैं सोच के ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं, 5-10 क्वेश्चन रहते हैं, तो मॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन, उसको ही कर लेंगे तो आपका मॉक हो जाएगा। पीवाईक्यू पीडीएफ मेरे पास है, लगभग हर सब्जेक्ट के हैं, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नहीं पढ़ा जाता बुक, तो बुक्स अवेलेबल है जो अमेज़न पे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने शॉप से भी ले सकते हैं। बेस्ट पीवाईक्यू यूथ के मतलब हर वाईसीटी पे हर सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट एग्जाम को सॉल्व करा के वो लोग दे देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर 1 सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस को क्या मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए, किसको केवल पीवाईक्यू से ही कर सकते हैं। और मैथ और डीआई जो कि ह्यूमैनिटीज़ के मतलब होता है ये जो जिसमें ह्यूमैनिटीज़ लोगों को मैथ और डीआई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या एकदम रहेगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में अब तो मान लीजिए यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास होने लगे हैं, पीडीएफ वीडियो शेयर होने लगे हैं टेलीग्राम पे। तो लेकिन पहले यूनिवर्सिटी के ऊपर ही हम लोग रहते थे कि यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है वही आएगा। पेपर 1 के लिए तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा कुछ करती नहीं है, जनरल पेपर होता है। कुछ चीज़ें जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा दिया जाता है, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे में तो पढ़ाया जाता। तो पेपर 1 के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, और क्वेश्चन भी इसके थोड़े अजीब होते हैं। इसको उसमें 10 यूनिट होते हैं, 10 अलग अलग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में 10 यूनिट होते हैं, तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको यूनिट वाइज देखना है कि किसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आजकल पेपर 1 का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इसकी कट ऑफ इतनी जा रही है, नेट के लिए ही 210 के ऊपर जा रही है, तो जेआरएफ क्लियर की ज़्यादा जाएगी। तो इतने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए केवल पेपर 2 के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। हिस्ट्री की तो फिर भी लिमिटेड है, लेकिन पेपर 2 के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। पेपर 1 में भी हमको अच्छा स्कोर करना होगा, कम से कम 35 से ऊपर तो करना ही होगा। अगर हम पॉलिटिकल साइंस से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी जो फ्री सोर्सेज से भी हो जाए, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन, ये 4 यूनिट को पीवाईक्यू भी करना है और थ्योरी भी करनी है, दोनों करना है। क्योंकि यहाँ इसमें क्वेश्चन के पैटर्न भी बदल जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो 5-6 साल पहले पूछा जाता था वो हो सकता है कि अगले से में पूछा जाए। और कम्युनिकेशन में कोई कभी पिछले पैटर्न से देख के चलेंगे तो इस बार मूवी ज़्यादा आ गई थी। तो कम्युनिकेशन इनमें क्या करना है कि थ्योरी भी करना है और पीवाईक्यू करना है। थ्योरी के लिए कुमार भरत सर और पीडब्ल्यू के मतलब मैंने खुद देखा है इसको, तो ठीक है यूट्यूब पे आप इनसे कर सकते हैं, या आपको जिससे समझ में आता हो यूट्यूब पे फ्री में कर सकते हैं। सिलेबस अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हो जाएंगे, बेसिक आपके लॉजिक से भी हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे लगेगा कि पहली बार ही है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कम रहेगी तो। और फिर कुछ में तो मुक्स, जैसे इस बार मेरे से मुक्स का फुल फॉर्म पूछा था, वैसे फुल फॉर्म छोटे छोटे क्वेश्चन के आते हैं, तो पीवाईक्यू तो करना जरूरी है, लेकिन इन चारों के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी है। और रिसर्च एप्टीट्यूड को तो एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको रिसर्च करना है तो आगे भी ये काम देगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से करना ही करना है, जितना पढ़े उतना कम है। बाकी चीज़ें आप कंसाइज में भी कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपको समय रहे तो आप इसे अच्छे से जरूर पढ़िए। वैसे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है लगभग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस तो थोड़ी कम दिख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत डीप से भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके 5 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन मतलब डीप से क्वेश्चन आते हैं इसके। अब बाकी 10 में से 4 के लिए कम्युनिकेशन का सिलेबस वो छोटा है, कम्युनिकेशन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थ्योरी भी आपको, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं बिगिनर के, अगर अभी तक कम्युनिकेशन ज़्यादा पढ़े नहीं है तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। और लॉजिकल रीजनिंग ये थोड़ा अलग टाइप की रीजनिंग है, जैसे इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक, ये सब फैलेसी से क्वेश्चन तो एक कन्फर्म आता है लगभग हर सब्जेक्ट में, तो 10 मिनट में एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है और इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये भी लिमिटेड है, लेकिन थोड़ा ये लॉजिक वाला है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन है। तो इसका आप थ्योरी कर लेंगे फिर क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये वाला सेक्शन भी आप कर सकते हैं। फिर 5वां यूनिट हम लोग देते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हिस्ट्री वालों के लिए ज़्यादा टफ नहीं रहता है, क्योंकि इसमें प्री इंडिपेंडेंस एक्ट भी होते हैं और कुछ चीज़ें तो इसमें लॉजिक से भी आप कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी कब बनी, यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया, इसका पूरा क्रोनोलॉजी पीवाईक्यू में इस 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, और बहुत सारे आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटी के। तो आपको क्रोनोलॉजी मतलब शॉर्ट नोट्स में आप नोट कर लेना है उनके स्थापना वर्ष। इसी तरह एक्ट्स भी आते हैं, एक्ट्स और कमेटी भी आती है एजुकेशन पे, एक्ट्स कमेटी ये सब आते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चीज़ बोलूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में NEP 2020 से क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो हायर एजुकेशन में कमेटी भी आती है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी कमेटी थी, स्वतंत्रता के जस्ट पहले कौन सी कमेटी थी, ये कमेटी भी पूरे पीवाईक्यू से आपको देख लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेना है। और क्रोनोलॉजी में आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्थापना वर्ष और उनके फाउंडर का नेम मैच कराने के लिए फाउंडर का नेम आ जाता है, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाता है, तो आपको उनको एक जगह अपना शॉर्ट नोट्स में इकट्ठा कर लेना है। आप इसके लिए पीवाईक्यू के अलावा मैराथन देख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैराथन आप देख लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू लगाना सब में जरूरी है। ये थोड़ा ईजियर और वास्ट सेक्शन है पेपर 1 के 2 यूनिट ICT, यानी ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये इन्वायरमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट हर एग्जाम में आते हैं। और हर लोगों को कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होता है, 2-3 क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े जाएंगे तब कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन आप लोग मतलब अपने से कर लेंगे। लेकिन और भी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी आप चाहेंगे कि ज़्यादा 5 क्वेश्चन अगर ICT के आते हैं तो 5 हम लोग कर लें, और इसमें 5 क्वेश्चन PD के आते हैं तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर लें, तो इसके लिए आप केवल पीवाईक्यू
PYQ लगाइए। अगर आपको लगता है कि थ्योरी में कुछ और करने की ज़रूरत है तो यूट्यूब पे बहुत से मैराथन है, उनको भी देख सकते हैं जिनका आपको समझ में आए, या बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत ही वीक हैं। नहीं तो PYQ से भी हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमेशा रिपीट होता है, ईजी है, ये सब उसको छोड़िए। यूनिक क्वेश्चन कुछ देखिए, कुछ मॉडरेट देखने को मिलेंगे जो थोड़े बहुत ही रिपीट होते हैं, उसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यूनिक क्वेश्चन जो कि पहली बार सुने हैं, यूनिक क्वेश्चन उनको आपको नोट करते चलना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि पीरियड ले लेंगे, हमारा हो जाएगा, पीरियड लेते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वास्ट है। पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में ही, और पेपर 2 में एकदम डीप से पढ़ना है, तो वो नहीं पता, और एग्जाम के बाद उनका वैलिडिटी भी खत्म हो जाता है। तो वो लोग पछताते हैं कि हमने गलत कर लिया, कोर्स ले लिया। तो बिगिनर्स को ज़्यादा ये इशू होता है। तो ये मेनली वीडियो है बिगिनर्स के लिए, और लोग ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को भी मतलब पढ़ पाना मुश्किल है, इतने लोग हैं, उतनी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो लोग सोचते कोर्स लेके हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, और कौन से क्वेश्चन रहेंगे जो यूनिक क्वेश्चन हो, जिनके बारे में आपने बहुत कम ही सुना हो, जो रिपीट होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हो, तो आप आपके माइंड में ऐसे भी रहेंगे और आप उसको कर भी लेंगे। हमारा 8वां यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। पैसा ये बिल्कुल ईजी आता है आपको, ये आपके रीडिंग को चेक करने के लिए होता है, और आपके लैंग्वेज को भी, ये दोनों लैंग्वेज में से किसी को भी इंटरचेंज करके दे सकते हैं। तो कभी कभी इस बार तो सिनानिम एंटोनिम्स भी पूछ दिया था, तो लैंग्वेज को भी चेक करता है। आप हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि जो चूज़ कर लिए, जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करिए एग्जाम में उसी से करेंगे, ऐसा कोई कुछ वो नहीं है। और इसके लिए क्या करें, तो आपको जो लेटेस्ट जो पेपर हुआ है, जैसे दिसंबर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर 2025, तो जून का जो पेपर हुआ है बस उसी को करना है, उसी को देख लेना है कि हाँ इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न है, बस यही देखना है। ज़्यादातर ये हार्ड होता ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन तो आप इजीली करेक्ट कर लेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तब इससे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो एक ही दो से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को, मैथ एंड डीआई में, यहाँ तक कि जो कॉमर्स में न्यूमेरिकल लगाते हैं उनको भी बहुत से बच्चों को जैसे पेपर 1 से मैथ और डीआई में दिक्कत आती है। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि हम लोगों ने उतना मैथ पढ़ा नहीं होता है, तो और पेपर 2 को भी देखना, पेपर 2 इतना मतलब वास्ट है कि उसको देखने में मैथ और डीआई के मतलब हम लोगों से नहीं हो पाते हैं, या टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक समझ के उनको तो करके ही आना है। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है। इससे मैथ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डीआई में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आता ही है, यानी मैथ और डीआई दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आना ही चाहिए आपको। और कैसे क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज लेस कितना है, परसेंटेज मोर कितना है, इसके पैटर्न को देखने के लिए मैथ और डीआई दोनों के मैंने इसी चैनल पे जून 2025 बेस्ट मेथड से, हार्ड शिफ्ट भी था 28 जून का, उसका आप लोग देखेंगे, तो उसको बेस्ट मेथड से जो कम कैलकुलेटिव हो उससे हम लोगों ने सॉल्व किया है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे भी डाला गया है, तो आप उससे देख सकते हैं। और मैथ के लिए तो मतलब एक वीडियो हर टॉपिक से लेके हम लोग आ रहे हैं, तो जैसे ही टाइम मिलता है, अभी टाइम एंड वर्क का हमने अप्रूव किया है, उसी तरह इन तीनों टॉपिक का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ और डीआई दोनों में आते हैं, तो इनको भी हम लोगों ने मतलब देखिए जल्दी ही आएंगे उसके लिए, क्योंकि देखें कि मुझे तो मतलब मैथ नहीं करनी पड़ी और डीआई भी नहीं करना पड़ा अलग से, लेकिन हर मतलब पेड बैच में मैंने देखा है कि मैथ और डीआई अगर 100 क्वेश्चन पूरे पेपर 1 के हैं, 100 वीडियो हैं, 100 वीडियो में से 30 से 40 वीडियो तो फालतू के केवल आ जाते हैं, लेकिन उतना उसमें डीप पूछता ही नहीं है। 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से रीजनिंग है, 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के और 1 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और 5 क्वेश्चन डीआई के, और उसमें भी ज़्यादा वैरायटी चेंज नहीं होते हैं, बहुत कम ही होता है। तो उसके लिए मतलब इतनी सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ा जाए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा जाए। तो उसके लिए पीवाईक्यू क्या क्या मतलब पैटर्न आता है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एवरेज रेशियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इसके अलावा CI, SI, एज और सिंपल मेंस्ट्रुएशन, ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल CI SI ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर जिसको फार्मूला पता है, फार्मूला से भी करेगा तो यहाँ पे इतने सिंपल डाटा होते हैं कि ये कैलकुलेट हो जाते हैं। नंबर सिस्टम और थोड़ा कैलकुलेशन और आना चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जून 2025 का मतलब जून पेपर हुआ है मैथ का, उसको भी अपलोड किए हैं, डीआई का भी अपलोड किए हैं। आप उससे देख सकते हैं कि क्या पैटर्न हो, क्या मतलब हमारी सोच होनी चाहिए, क्या किस पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको खुद से करना है तो डीआई का एक क्वेश्चन एक वीक में कम से कम एक डीआई, फुल डीआई जो 5 क्वेश्चन का है, उतना तो आपको करना ही चाहिए। और मैथ का भी कोई एक टॉपिक आपको एक वीक में मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आपको आता रहे, मेथड आपको पता रहे, फार्मूले आपको पता रहे, रिवाइज आप करते थे, मतलब मैथ में जितना प्रैक्टिस होगा उतनी ठीक है। तो केवल एक वीक में एक डीआई तो कम से कम आपको लगाना ही पड़ेगा, जिससे आप डीआई में आप अच्छा कर पाएँ। इसके अलावा 1 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग से भी आते हैं, रीजनिंग में कि अर्थमेटिकल सीरीज से भी आता है, ए बी इक्वल है BC के, तो ऐसे करके आता है, तो इसको भी देखना कि ये का वैल्यू 1 होगा, कभी कभी अपोजिट भी दे देता है, जेड का वैल्यू 1 दे देता है। इसी तरह आपको इस पर भी थोड़ा बहुत 1-2 लेक्चर आप देख लेंगे किसी भी यूट्यूब में, क्योंकि रीजनिंग के तो मतलब कोई भी देख लेंगे काम ही दे देगा। और एक ब्लड रिलेशन से कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, हर एक से नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। और नंबर सीरीज ये थोड़ा टफ होता है यूजीसी नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग, बाकी सेक्शन से सबसे ज़्यादा टफ यही है नंबर सीरीज, जिसमें अजीब अजीब पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मल एसएससी के एग्जाम से थोड़ा एक ही क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लेकिन आप कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो हमने पूरे 10 यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया है, सिलेबस, मैथ, डीआई और बाकी जितने भी पेपर हैं, और प्रिपरेशन स्टडी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। पेपर 2 तो मेरा हिस्ट्री है,
और इंडियन कल्चर और आर्कियोलॉजी मेरे मतलब अलाउड है। तो बाकी सब पेपर 2 के मतलब अलग होता है कि क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। लेकिन पेपर 1 जनरल है, तो जनरल में हम लोग जान सकते हैं कि क्या, और फ्री में बिल्कुल हो सकता है। जो बिज़नेस है उनके लिए कि फ्री में बिल्कुल हो सकता है प्रिपरेशन, कोई ज़रूरी नहीं कि पेड बैच आप लें। और मैंने सारे जो जनरल आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर मतलब ये बताने का, इस वीडियो में बताने का प्रयास है कि किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ये सब भी बताने का, कौन मतलब इसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखें, सेकंड प्रेफ़रेंस रखें, ये सब पूरा डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में देख के थोड़ा बोरिंग लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है या थोड़ा वॉइस का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद ही बनाया है अपने एक्सपीरियंस पे, 3 बार का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने फ्री में तैयारी किया है। तो आप उसे यहाँ पे इस पीडीएफ को भी अपने से पढ़ सकते हैं। और कोई और डाउट हो तो इस यहाँ पे भी ये टेलीग्राम आईडी यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो वरी अबाउट। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैथ के जो इंपॉर्टेंट है वो वाले सीरीज हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले ख़त्म कर लें, जिससे नॉर्मल मतलब फाउंडेशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन उससे कर पाएँ।